गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में अब आपको कहते हैं खुश आमदीद। क्या आपको लगता है कि आप अभी अपने कंफर्ट जोन में हैं? यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसको देखते हुए अगर जवाब हाँ है तो बड़ी गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। नहीं यार, मुझे लगता है किसी हद तक। आपने भी कहता था सबीना आपसे एक सवाल है, तो मैंने कहा पहले ही जवाब दे दो, पहले सवाल यहाँ पे याद नहीं आता। थोड़े बहुत हूँ, थोड़े बहुत नहीं हूँ। मतलब जिस काम में मुझे लगता है कि हाँ निकल सकती हूँ कंफर्ट जोन से, मैं निकल जाती हूँ। कुछ में नहीं है तो मतलब ऐसे चलती है जिंदगी, चल रही है, जस्ट गो विद द फ्लो। ऑलराइट, बट कुछ लोगों की राय होती है ना जो कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, इससे निकलना चाहिए। मैं कहता हूँ हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं कंफर्ट जोन में आने के लिए, isn't it? हाँ, बट देयर इज अ डिफरेंस ना। एक होता है कि आप, हाँ बात तो आप ठीक कर रहे हैं वैसे। हम मेहनत कर रहे होते हैं पूरा दिन रात, हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम कि किस हमें तरीके सुकून से मिले, वो आराम सुकून- मिले, इत्मीनान मिले। और जब वैसे वाकई देखें इंसान की कैसी नेचर है, हम हमारी कैसी फितरत है कि वाकई जो गोल हमने यही रखा होता है कि हमें सुकून मिले, हम एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में आ जाएं। जब हम आते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा सब कुछ रुक गया है, कुछ चैलेंजिंग नहीं हो रहा, कुछ थ्रिल इसमें आना चाहिए। तो प्रॉब्ली वो चीज़ें दोबारा हमें एक अनकंफर्टेबल जोन में लेकर जा रही होती हैं। वो सिचुएशन नहीं बल्कि मेंटली हम बड़े अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं। वाकई ये तो मैं आज वैसे वाकई ये चीज़ मैं सोच रही थी कि इंसान की फितरत देखें कैसी फितरत ऐसी है, लेकिन इसमें कितना जरूरी है इसको समझना कि जो मंजिल होती है ना वो कुछ नहीं होती, और मंजिल किसी को नहीं मिलती, और मंजिल मिलनी भी नहीं चाहिए। सफ़र होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, उसके रास्ते को आपने एंजॉय करना है। क्योंकि इसी सफ़र में चलते चलते बार बार जो मंजिल आप सोचेंगे और उस पर पहुँचेंगे, फिर एक नई मंजिल आपके सामने होगी जिस पे आप जाने की कोशिश करेंगे। ये जो जुस्तजू है, ये जो लगन है उस मंजिल पे जाने की, वहाँ पहुँच के एक नई मंजिल को पाने की, फिर वहाँ पहुँच के जानने की कि मंजिल ये नहीं है जहाँ पर पहुँचना था, मंजिल तो कुछ और है। ये मैं जो सारी बातें की इसमें आपने कतनो मीरा जी का वो शेर याद नहीं करना, मंजिल वाला बिल्कुल नहीं याद करना, कतन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। मैं सफ़र और मंजिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा शेर था वैसे वो। रियली? क्या शेर था वैसे वो? मुझे भूल गए कि मंजिल को और बड़े फेमस शायर थे जिनके साथ बैठ के उन्होंने उस शेर को कहा। अहमद फराज साहब के सामने अहमद मैंने शेर फराज पढ़ा। साहब क्या के शेर था? सामने, मंजिल मंजिल से पूछती है कहाँ है मंजिल। कहाँ है मंजिल? मुझे नहीं याद वो शेर, बट पहला मिसरा याद आ गया मुझे। मंजिल मंजिल से पूछती है कहाँ है मंजिल, आ गया था, भूल गया ना, भूल गया कोई बात नहीं। मंजिल ने मंजिल को जवाब दिया कि ये नहीं, वहाँ है मंजिल। ये नहीं था, ये नहीं था। उन्होंने छोड़ो मंजिल को। अच्छा बात सुने, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई और उनकी डीप थॉट्स उसके अंदर इन्वॉल्व थी, तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। नहीं, वो तो हम सबको करनी भी चाहिए, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस होती है सबकी, बिल्कुल। लेकिन मैं बात करूँ कि मंजिल को छोड़ दीजिए, सफर पे फोकस करना चाहिए। सफर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये सफर उर्दू वाला सफर ही होना चाहिए। कभी कभी अंग्रेजी का सफर हो जाता है जिसपे आप फिर और मेहनत करते हैं ताकि अंग्रेजी के सफर को आप उर्दू के सफर में कन्वर्ट कर लें, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। राइजिंग पाकिस्तान के सफर को आगे बढ़ाएं आज का। उसके लिए ब्रेक लेनी पड़ती है, तो ब्रेक ले लें। तो ब्रेक लेंगे। एक सफर का एक हिस्सा है ब्रेक, उस ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इस तो सफर को कंटिन्यू करेंगे। इस सफर में नए नए रास्तों की तरफ जाएंगे। स्टे विद अस। यार बहुत प्यास लग रही है, और ये गर्मी। ये कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा। इस हीरो के चक्कर में मुझे चक्कर आ जाएंगे। कैसा? क्या है, कुछ भी पहनते रहते हैं। एक काम करें, उल्टा पहन ले इसको। अब ये हमें बताएगा फैशन कैसे करना है। गाइस प्यास लग रही है। एक मिनट, अब ये कहाँ जा रहा है? ये लो शर्जीना, नई 3-in-1 रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया यार, चलो अभी नहीं करनी। कहा था ना इसमें सुपर पावर्स है। मजा आ गया। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रांग हो गई है भाई। कितनी? सोचो, पेप्सी तुम्हारे हाथ में, जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो। न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी, खुद ट्राई करके देखो। एंग्लो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका।
पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में, जहां आज हमारी लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरी फेवरेट्स में से एक। मुझे कहो, आप लोग बुरा सब बुरा कहो मुझे, सही है। आज तो जश्न की रात है, नो जजमेंट्स, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। EcoStar TV, your world, your way. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी बहुत सी बात हो रही है और कई वक्तों से होना शुरू हो चुकी है। अब तो इसकी पॉलिसी की बात भी होती है, इसके यूज़ की बात भी होती है, इसके एथिकल यूज़ की बात भी होती है। और चंद दिन पहले हुआ ये कि एक लीडिंग न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल था और उसमें जो एंड वाला पैराग्राफ था उसने बताया कि वो AI से अच्छा, आप कैसे पता लिखा लगता है गया। AI जनरेटेड उस पैराग्राफ पे एक्चुअली उन्होंने क्लोजिंग वाला पैराग्राफ काटा नहीं था ना। अच्छा, क्लोजिंग वाला मैंने पढ़ा नहीं था। So उसमें वैसे लिखा हुआ ये नहीं था। नहीं, वैसे भी एक बात बताती हूँ कि पहले आप बताएं फिर बताती सो हूँ। उसमें क्लोजिंग में लिखा हुआ था, जिस तरह चैट जीपीटी या कोई भी और सॉफ्टवेयर होता है वो आपको एंड पे कहता है कि इफ यू वांट अ मोर रिफाइंड वर्जन एंड इफ यू वांट मी टू डू दिस, तो मुझे बताएं। तो वो पैराग्राफ भी साथ ही पेस्ट हो गया था। अच्छा, और दूसरी बात ये वो डैश जो आती है ना लिखते हुए, तो AI चैट जीपीटी से जब भी आप कोई पैरा रिफ्रेज करते हैं या फिर आप कोई भी कंटेंट जनरेट करते हैं, तो वो अगर आप उसको रिफ्रेज नहीं करते, आप उसको सेट नहीं करते, तो वो प्रॉपर पता लग रहा होता है कि आपने वो चैट जीपीटी से उसको कॉपी किया हुआ है। अगेन माय क्वेश्चन इज, इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है शोएब? देखें, आप कमांड आप देते हैं, एक अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी उस पैराग्राफ को, आपकी उस राइटिंग को बेहतर बना के चैट जीपीटी दे देता है, स्पेशली उस फील्ड में जहाँ पर आपको एक अच्छी राइटिंग, अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है। कमांड आप देते हैं, स्टोरी आपकी है, काम आपका है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, हमें अब थोड़े एक्सेप्टेंस के लेवल पे जाने की ज़रूरत है कि इट्स ओके, एक टेक्नोलॉजी आ गई है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, मेरा सब पॉइंट है कि देखें, दो चीज़ें ना। एक कि आपने किसी भी AI टूल का इस्तेमाल करते हुए पूरा जनरेट करवाया है, मे इट बी अ पीस ऑफ आर्टिकल, पोइट्री और एनीथिंग। और एक है कि आपकी अपनी ओरिजिनलिटी है, आपने वो शेयर की और आपने उसे कहा कि इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दो या बेहतर कर दो या ग्रामेटिकल एरर्स रिमूव कर दो, सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर कर दो, यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि ठीक है। लेकिन पूरा जनरेट ही AI ने किया है, प्रॉम्प्ट तो होगा बट स्टिल उसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट है। इवन उस न्यूज़पेपर से मुतालिक हमने कहा कि उन्होंने शेयर भी किया बाद में कि हम इसको एक तो देख भी रहे, दूसरा ये कि वो जो पूरा एक आर्टिकल था वो था हमारा अपना, सिर्फ हमने उसको बेहतर किया था AI को यूज़ करते हुए। सो आज का जो हमारा मौजू है वो बहरहाल तालीमी इदारों में AI का रुझान और उसका इस्तेमाल, उसकी पॉलिसी से बच्चे भी जब इस्तेमाल करते हैं AI को अपनी असाइनमेंट्स में, तो आ रहा होता है कि प्लेजराइज किया हुआ है, AI जनरेटेड कंटेंट है। समटाइम्स अलाउ करते हैं, समटाइम्स नहीं करते। आई स्टिल रिमेंबर माय यूनिवर्सिटी में टीचर थे, अब ज़रा उस वक्त AI तो नहीं था, लेकिन मुझे ये याद है कि वो कहते थे इट्स एन ओपन बुक पेपर। वो हमें सवाल देते थे और कहते थे कोई मसला नहीं, आपने किताबें खोलनी है खोलें, कोई इशू नहीं है, बट ये सवाल है, इस पर मैं आपको जज करूंगा, आई मीन इस पर आपको मैं मार्किंग करूंगा। सो उसमें भी हम सबके मार्क्स डिफरेंट होते थे, हालांकि पेपर में बुक्स अलाउड होती थी। बट आज हमारा मौजू यही है कि तालीमी इदारों में AI किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे हैं, उस्ताद क्या राय रखते हैं, वो किस तरह से इसको देख रहे हैं। तो आज हमें ऐसी एजुकेशनिस्ट ने ज्वाइन किया है, AI से भी इनका खासा लगाव है। राबिया खान, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थोड़ी सी बहस मेरे स्विंग अक्सर इस मौजू पे होती रहती है, थोड़ा सा आप अपना पहले व्यू शेयर कीजिएगा AI को लेकर, आपका क्या व्यू है इन टूल्स का इस्तेमाल, हाउ डू यू सी दिस? एक्चुअली AI जो है वो ओवरऑल ट्रांसफॉर्म कर रही है हर फील्ड ऑफ लाइफ, तो इसी तरह इसने एजुकेशन को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब आप अगर इसका पॉजिटिव यूजेज में जाएं और नेगेटिव यूजेज में जाएं, लाइक पॉजिटिविटी ये है कि आपके जो टीचर हैं दे कैन हैव मोर स्टडी मटेरियल फॉर लेसन प्लानिंग और कस्टमाइज लेसन प्लान्स आप बना सकते हैं, क्विजेस बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस, लाइक डिफरेंट जो टीचिंग मटेरियल है वो अपना क्विक बन जाता है और उसमें मोर लिटरेचर आपको अवेलेबल होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास यू हैव अ पर्सनल AI ट्यूटर जिसे आप अपने पॉकेट में लेके फिर रहे हैं। लाइक एक टीचर के लिए इट्स इम्पॉसिबल टू टीच 40 स्टूडेंट्स इन 40 मिनट्स और उनकी क्वेरीज को इंटरैक्ट करना और समथिंग लाइक दैट। तो अब AI से दैट इज़ लाइक मच ईजियर फॉर देम। बट इन द सेम वे इसकी डाउन साइड भी है कि जैसे आप देखें कि यू हैव मेंशन कि
AI प्लेजरिज्म और इस तरह की चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो चीटिंग कल्चर है वो प्रमोट हो रहा है, लाइक कॉपी पेस्ट कल्चर। दे डोंट बॉदर टू स्टडी एंड मेक देयर असाइनमेंट और रिसर्च वो खुद से नहीं करते, वो कॉपी पेस्ट करते हैं और वही होता है कि दे हार्डली बॉदर टू रीड, और वो जो उसमें वो जो फ्रंट उसकी सेंटेंस होता है और लास्ट वो एज इट इज़ आ जाता है। तो अगेन इसमें भी कैटेगरीज हैं स्टूडेंट की, लाइक कुछ स्टूडेंट जो हैं, जैसे एक आप ट्रेडिशनल क्लासरूम देखें तो हमें यूजली 2-3 क्लासरूम में चीटर्स मिल जाते हैं, तो वी कैन नॉट ब्लेम कि वो माइक्रो फोटोकॉपी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो हम इसी तरह जो हमारे जनरेटिव AI टूल्स हैं हम इनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूजेज। सही। तो ठीक है, ये इसका बेसिक अच्छा, अब ज़रा एक्सेप्टेंस की बात करते हैं हम। इसको एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, क्या किस हद तक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए? देखिए, एक्सेप्टेंस अगर आप बहुत हायर एजुकेशन के लेवल पे जाते हैं तो वी हैव टूल्स और पॉलिसीज़ जिससे स्टूडेंट को ये आइडिया होता है कि अगर वो किसी भी किस्म का कॉपी या कुछ करता है, मिसलीड करता है और अपने कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को, तो वो उसको कॉम्पनसेशन या फाइन्स होते हैं या वो ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हायर जैसे आप कहते हैं कि कॉलेज में देखें या आप हाई स्कूल्स में देखें, उस लेवल पे टीचर्स आर नॉट वेल ट्रेंड अभी, दे डोंट हैव मच टूल्स कि वो आइडेंटिफाई करें कि स्टूडेंट ने जो है वो कंटेंट कहाँ से लिया है। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो बच्चों का लर्निंग फेज़ होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो आपका जो एक्चुअली क्वेश्चन था कि उसकी जो एक्सेप्टेंस रेट है, तो वो जो अगर आप रिसर्च पेपर में लिखते हैं या अपने थीसिस में लिखते हैं तो वो तो फिल्टर आउट हो जाता है, बट देयर आर स्टिल सम स्टूडेंट्स जो कि उसका भी लेवरेज लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ऑटो डिटेक्शन में नहीं आइडेंटिफाई होती, वो उसमें गोस्ट राइटिंग करते हैं। वो दैट इज़ कि आप उसका एक ओरिजिनल कंटेंट लेते हैं, फिर उसको पैराफ्रेज करते हैं, फिर आप उसको ह्यूमनाइज करते हैं एंड देन यू शो इट कि ये आपका वर्क है। तो अभी इतनी ज़्यादा डिटेल्स में लोग नहीं जाते, तो फाइनल 1-2 लेवल्स पे तो वो एक्सेप्टेंस आ जाती है आपकी, लेकिन फॉर लॉन्गर टर्म वो आप फिल्टर हो जाता है। अच्छा देखिए, पहले अगर कोई असाइनमेंट मिलती थी तब भी हम इंटरनेट का यूज़ तो करते थे। जी बिल्कुल। हम डिफरेंट आर्टिकल्स का, बुक्स का, जो भी PDF फॉर्मेट में जो भी अवेलेबिलिटी होती थी, जो भी रिसोर्स मटेरियल हमें अवेलेबल था हम उसका इस्तेमाल करते थे और वहाँ से भी समहाउ कॉपी पेस्ट चलने होता था। एग्जैक्टली। वो कॉपी पेस्ट होना और अभी आप AI के थ्रू जो चीज़ें ले रहे होते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें क्या फ़र्क है? आपको लगता है कि इसमें डेटा ज़्यादा बेहतर होता है, रिफाइंड होता है? अगर पढ़ लें बाद में तो ये ज़रा ज़रूरी है। कॉपी पेस्ट पहले भी था, अभी भी है, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना, कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको अगर आप AI रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ इट कि आप AI से आइडियाज़ लें, उससे कहें कि मुझे ये जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो बताएं, लेकिन आप उसको क्रॉस चेक करें, उसके रेफरेंसेस लें। जो हमारी ट्रेडिशनल रिसर्च है उसमें आपके रेफरेंसेस इंक्लूड होते हैं, आप रेफरेंसेस कोट्स में इंक्लूड करते हैं किसी भी पेपर में या रिसर्च आर्टिकल में, तो वो चीज़ बिल्कुल यहाँ पे AI में भी अडाप्ट आप कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप एज इट इज़ ना लिखें। पीपल आर गोइंग, मतलब जो इसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो हमारे स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो स्मार्टर होते जा रहे हैं और जो लेज़ी हैं वो लेज़ियर होते जा रहे हैं। ये मसला है, क्योंकि जो स्मार्ट हैं तो वो स्मार्ट वे देख रहे होते हैं। इवन आपकी वो उसका प्रोडक्टिव मीनिंगफुल यूज़ कर रहे हैं। जी ऐसे ही है। तो फिर इस तरह से प्रॉब्लम्स तो आएंगे, टोटली डिपेंड्स ऑन द यूजेस। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि AI से भी वो कंटेंट आप रिसर्च अच्छी कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड, इट्स एन एड ऑन कि आपके लिए एक अच्छा टूल मिल गया। तो लेकिन उसका फिर अगेन डिपेंड है कि आप उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, रिसर्च के लिए, आइडियाज़ के लिए उसको लें और एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ना करें। सही है, लेकिन पता नहीं somehow तुम करवा के रहोगे कॉपी पेस्ट? नहीं, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करवाना चाह रही, कर भी लें तो कोई मसला नहीं है। देखा गुंजाइश निकलवा रही है। आप जो राइट देखें, अगर कोई प्रोफेशनल है, अब कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर उसने 200 या 2000 ईमेल्स करनी है और वो AI से जनरेट कर रहा है और जहाँ पे उसके 2 आवर्स लगेंगे फॉर एग्जांपल, और अगर वो AI से जनरेट करके उसको 30 मिनट्स में, लेकिन उसे पढ़ता है, क्योंकि आप फ़ौरन फ़िल्टर हो जाएंगे अगर आपने कहीं भी कोई चीज़ गलत लिख दी, तो वो तो उसकी एफिशिएंसी को बूस्ट कर रहा है। लेकिन हम अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली आपका गूगल लेंस है, तो जितने ऑनलाइन क्विजेज़ होते हैं कैमरा के सामने, अगर आप थोड़े से इधर उधर हों, आप गूगल लेंस से फ़ौरन हेल्प ले सकते हैं।
तो वो जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे ना, ट्रेडिशनल एग्ज़ाम सेंटर में कहीं पे कैमरास नहीं होंगे, फोन्स नहीं होंगे, तो वो स्टूडेंट फिर आगे नहीं जा सके। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि जी। आपने असाइनमेंट्स तो कर ली हैं, आपने इस्तेमाल भी कर लिया, आपको लगता है आप स्मार्ट भी बहुत हो गए हैं, लेकिन हमारा जो एवल्यूएशन मेथड है वो तो जी। अभी भी ट्रेडिशनल है एग्जैक्टली। और वो समहाउ रहेगा। अच्छा, चेंज कर सकते हैं उस सिस्टम को, होना चाहिए अब आपकी नज़र में एज एन एजुकेशनिस्ट, आपको क्या लगता है, क्या अब हमें थोड़ा सा हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है, इवैल्यूएशन सिस्टम है, उसको मज़ीद एडवांस किया जाना चाहिए? जी, इसको करना चाहिए और हो भी रहा है। लाइक आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं तो इट इज़ हैपनिंग, और वो आपके कुछ अगर आप गूगल वगैरह पे या कोई इंटरनेशनल लेवल पे जाके एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो आपको कैमराज ऑन रखते हैं और वो प्रॉपर आप ब्राउज़र में भी कोई और नेविगेट नहीं कर सकते हैं, तो दे आर आई थिंक एडवांस। तो अभी कुछ लेवल हैं जो पुराने ट्रेडिशनल उस पर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली एडवांसमेंट तो नेसेसरी है। हाँ, बिकॉज ये तो आप एक लेवल की बात करिए जी। ना कि वहाँ पर ऐसे हो रहा है, बट जी। जनरली हाँ, बिकॉज हमने general। अब बच्चों को अब हमने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार करना है, और वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ लिंक हैं अब टेक्नोलॉजी के साथ, एआई के साथ। जी। तो अगर हम अपना एग्ज़ाम मेथड वो चेंज नहीं करेंगे, पूरा सिस्टम हमारा नहीं चेंज होगा, बिल्कुल। तो बच्चों को तो हम उसी ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ, उसी टीचिंग मेथड के साथ हम लेकर चल रहे हैं जो ट्रेडिशनल है, तो फिर बच्चे हमारे किस तरह से कंपेटिटिव होंगे मार्केट के लिए? ट्रू। देखिए, अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, डिफरेंट उसमें पॉइंट्स हैं। तो इसी तरह आप हमारे जो क्लासरूम्स हैं ऑलरेडी, अगर आप जाएं, एक यूके में रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में उन्होंने एजुकेटर्स पे डिफरेंट उनके जो है ना सर्वेस के अकॉर्डिंगली कुछ इन्फॉर्मेशन ली, जिसमें से 50% एजुकेटर्स जो हैं वो ऑलरेडी एआई यूज़ कर रहे हैं, जिनमें से 41% ये कहते हैं कि हमें लगता है कि हम चीटिंग कर रहे हैं, हम एआई यूज़ कर रहे हैं और हम चीटिंग कर रहे हैं, और 31% टीचर्स ये कहते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, लाइक दे आर मोर वेल अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजीज़। इसी तरह से आप पाकिस्तान में अगर आप यूनिवर्सिटी सेक्टर्स में भी चले जाएं, तो अगर कोई टीचर है जो कि आपको लाइक पब्लिक पॉलिसी पढ़ा रहा है या कोई उर्दू पढ़ा रहा है या कोई पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा रहा है, दे आर नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ टेक्निकल स्टफ और ऑल, तो स्टूडेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। Yes. तो जीपीटी और जो जेन एआई है ये तो ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। अभी करिकुलम में ये कहाँ लाई करने वाली है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इसको बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो जो करिकुलम डेवलप होगा वो थोड़ा मे बी टाइम ले ले, लेकिन ऑलरेडी दे नो वेरी वेल, तो वो दे आर रेडी फॉर इट ना ऑलरेडी। तो ये बहुत ज़रूरी है करिकुलम में चीज़ों का आना, बिकॉज आई रिमेंबर कुछ साल पहले तक फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही थी जिसको खत्म हुए भी ज़माना हो। आपने यूज़ की भी है? हाँ, मैंने की है। शुक्र है, पुरानी है। मैंने की तो बट देखिए अब जरूरत ही नहीं है ना फ्लॉपी डिस्क की, हम क्यों पढ़ाएं बच्चों को फ्लॉपी डिस्क के मुतालिक? हाँ, किसी म्यूजियम में रखिए तो समझ आती है, बट आप पढ़ा क्यों रहे हैं उसका जब यूज़ ही नहीं हमने करना उसको। सो इट्स द सेम थिंग विद एआई। जब आप इस दौर में हम रह रहे हैं तो हमें बच्चों को वही सिखाना है, वही पढ़ाना है, वही बताना है, उसी के लिए उनको ट्रेन करना है, वही स्किल सेट उनका पॉलिश होगा तो वो आगे बढ़ पाएंगे। टीचर्स ट्रेनिंग, क्योंकि आपने इसकी बात भी की कि टीचर्स जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो ज़ाहिर जब तक एआई को नहीं समझेंगे, वो इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे अपनी मेथोडोलॉजी में, तब तक मसला होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। ये हो रहा है कुछ देखें, हमारे पास डिफरेंट मीडियम ऑफ ग्रुप्स हैं, तो कुछ जगह तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली इट्स हैपनिंग, लेकिन कुछ स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं या कोई ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं तो वहाँ पे इतना इजीली ये नहीं होता, टीचर्स को इवन शायद इतनी अवेयरनेस ना हो, तो ये थोड़ा सा है। बट गवर्नमेंट और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि वो इस पर एम्फेसाइज करें कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको पहले माइंडफुल ट्रेनिंग्स दी जाएं, ट्रेनिंग्स हो रही है, बट हाँ, बात दुरुस्त है क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। आपने जो कि कई अरसा इससे आप मुंसलिक रही हैं एजुकेशन की फील्ड से, आपने एक बात की कि जो स्मार्ट किड है वो ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है और जो लेज़ी है वो और लेज़ी हो रहा है। बट जनरली जब हम देखते हैं बच्चों को, अगर हमारा बच्चा अगर क्लास 3 का है या ग्रेड 4 का है, हम जब उसके करिकुलम देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो हमने बहुत लेट पढ़ा था। क्या ये दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है? जी। और उसे देख के हम कहते हैं कि इस स्टेज में हमने ये नहीं पढ़ा था, ये बच्चे कैसे कंज्यूम करेंगे? ये बर्डन कर रहे हैं बच्चों को या कि नहीं पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है? बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, जो चीज़ 8वीं जमात में पढ़नी थी वो 4थी में पढ़ रहे हैं। ये आई थिंक इट्स द नीड ऑफ दिस टाइम कि बहुत एडवांसमेंट है। अब आप देखें कि एक छोटा सा 3-4 इयर्स का अगर कोई टॉडलर वी हैव एट होम, कोई किसी का भी हो सकता है, जैसे मेरा नेफ्यू है, तो वो उसको बहुत सारी चीज़ें खुद ही पता होती हैं फ़ोन की, और
अब किसी ने उसको नहीं सिखाया। उसे टेक के मुताबिक तो पता है। टेक, जी एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं ना, और उनकी नेटवर्किंग भी ऐसी होती है कि जब वो कोई यूनिक चीज़ देखते हैं तो वो शेयर करते हैं, तो दे आर मोर वेल अवेयर। और इवन अभी मेरे एक्सपीरियंस में, इवन मेरी फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो कुछ मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ तो मुझे भी उनसे कुछ चीज़ें नई नई पता चल रही होती हैं। लिटरली इट हैपेंस कि एवरीथिंग सीख रहे होते हैं ना। हाँ, लेकिन इसमें क्या ये मसला नहीं होगा आगे चल करके, ठीक है हम कहते हैं ये टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, बच्चे सीख भी रहे हैं, बच्चे वेल अवेयर भी हैं, लेकिन क्या इससे कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि आइंदा वक्तों में हमें डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, हमें साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे, हमें जो आपकी जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो शायद उसमें बच्चे में नज़र नहीं आएंगे, टेक में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट सब सब्जेक्ट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। देखिए जैसे मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ, जब कैलकुलेटर आया होगा तो जब हम भी स्टूडेंट थे तो जब साइंटिफिक कैलकुलेटर आता था तो हम थोड़े कहते थे कि हमें खुद आनी चाहिए कैलकुलेशंस रादर कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। लेकिन अगर हम एक छोटी सी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे तो हम आज हमें पता चलता है कि वो तो एक बहुत ओल्ड स्कूल चीज़ है। दुरुस्त बात है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। इसी तरह एआई है, देखिए एआई इज़ नॉट समथिंग टू डैमेज, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। जैसे आपका टाइपराइटर होता था, फिर आप कंप्यूटर पे आ गए, तो आपके जो टीचर्स हैं और लोग हैं उनको अपने आप को अपस्किल करना है। अब जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मैंडेटरी होते हैं कोर्सेज में और करिकुलम में, इसी तरह एआई शुड बी मैंडेटरी। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या आप फॉर एग्जांपल किसी और डोमेन के स्टूडेंट हैं, लैंग्वेज के हैं, लिंग्विस्टिक के हैं, तो आपके साथ एआई मैंडेटरी होना चाहिए कोर्स। इसी तरह से हम जो गैप है उसको कवर कर सकेंगे फॉर द फ्यूचर। अच्छा, एआई का एथिकल यूज, ये भी तो हमारी, बिकॉज पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग एक तरह से ये भी है कि हमारी ज्यादा पॉपुलेशन यूथ की है। अब यूथ को आप जिस डायरेक्शन में लगा देते हैं ना, वो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। उनको गाइडेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मेच्योरिटी उस तरह से नहीं आई भी होती है। ऐसे में एथिकल यूज ऑफ एआई, इस पे कितना काम करने की जरूरत है तालीमी इदारों में कि बच्चों को एआई का बता रहे हैं लेकिन उसका एथिकल यूज भी तो सिखाएं साथ साथ। एग्जैक्टली, दिस इज़ अ पॉइंट। अब आप देखें कि मैंने आपको जैसे बताया कि हायर एजुकेशन लेवल पे तो आपके एथिकल और इसके प्लेजरिज्म और सारा कुछ मौजूद है, लेकिन लोअर लेवल पे अगर कोई असाइनमेंट सबमिट हो रही है लोकल क्लासरूम में तो दे आर नॉट वेल अवेयर। तो उस चीज़ पे ये बिल्कुल हाई टाइम है कि वहाँ पे ट्रेनिंग्स बताएं और स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करें, उनके पेरेंट्स को भी ट्रेन करें कि वो माइंडफुल तरह से किस तरह से वो एआई को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी एक डिस्कस किया था, आप लोग कह रहे थे कि ब्रेन इससे एक ब्रेन ड्रेन भी एक काइंड होता है। इस तरह से कि एक MIT में एक रिसर्च हुई, उन्होंने 3 ग्रुप ऑफ पीपल लिए, जिनमें एक उन्होंने जेन AI वाले ग्रुप था जिन्होंने ऐसे थे सैट के लिए वो जेन AI से लिखने थे, जो सेकंड ग्रुप था उन्होंने गूगल सर्च से करने थे, और जो थर्ड ग्रुप था उन्होंने अपने माइंड से करना था। फिर उन्होंने उसके ऊपर एक डिवाइस इंस्टॉल की EEC, जो कि आपके सिग्नल्स को कैच करती है जी। फिर जब उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट एनालिसिस किया तो आपका एक ब्रेन में होता है हिप्पोकैम्पस, तो वो बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ था जो जेन AI वाले स्टूडेंट्स थे, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने कॉपी पेस्ट करके दे दिया होगा। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती तो उनका माइंड चलता या कुछ नहीं होता, ठीक है। जो दूसरा था उनका कोई 50% माइंड जो था दैट वर्कड, बट जो लास्ट ग्रुप वाले थे उनका सबसे बेस्ट था। तो फिर इसको लोग कहते हैं कि एआई को जो है वो ब्रेन आपका कंजम्पशन जो यूज़ है वो कम हो रहा है। तो बेसिकली इट्स नॉट कि एआई, इट इज़ हाउ वी आर यूजिंग इट। तो ये कल्चर जो है ना, ये कहते हैं टेक्नोलॉजी का तो कसूर नहीं होता ना, जो यूजर्स होते हैं उनका कसूर होता है। टेक्नोलॉजी अच्छी बुरी नहीं होती, उसका यूज अच्छा या बुरा होता है। तो ये हमें डिफाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। आजकल एक और ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पे हमें देख रही होती है, और आए दिन एआई को लेके, जहाँ दुनिया एआई को बहुत बेहतर चीज़ों के लिए तरक्की के लिए इस्तेमाल करिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, किसी फील्ड को आगे ले जाने के लिए, वहाँ पर हम सिर्फ ये तस्वीरों के ट्रेंड से नहीं निकलते। फलाने से मिला था ये कहने के लिए आप एआई जनरेटेड पिक्चर लगा देते हैं। नहीं, और शुएब आजकल भी तो वो आई भी है ना, एक बर्फ में खड़े हुए हैं और स्नोफॉल हो रही है और वो दो तीन इकट्ठी पिक्चर्स आ जाती हैं, उसका कोलाज बना के वो अपलोड हो रही हैं, एआई जनरेटेड। आई डोंट नो, मैं यूज़ नहीं करती, मुझे नहीं पता कौन सा टूल है, बट उस तरह के पिक्चर्स वो ट्रेंड बन जाता है। तो वो मैं एथिकल यूज इस पर्सपेक्टिव कि आप अपनी सेफ्टी, अपनी जो आपकी प्राइवेसी है उसका भी लोग अब नहीं ख्याल रख रहे होते। क्यों? क्योंकि वो फिल्टर करके आपके फेस को इवन दिखा के, फेस कट को अच्छा दिखा के आपकी एक पिक्चर जो है वो आ जाती है सामने, और हम ब्यूटी कॉन्शियस होकर उसको अपलोड कर रहे होते हैं।
ऑनलाइन क्योंकि ऐसी बहुत सारी और भी रिसर्चेज आई हैं, लोगों ने भी इस पर आर्टिकल्स शेयर किए थे कि आप जिस तरीके डाटा कलेक्ट करने का भी एक तरीका है और वो डाटा कहाँ कहाँ पर किन वेब पे वो यूज हो रहा होता है, आपको इस बारे में अंदाजा भी नहीं है। और आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप अपनी पर्सनल पिक्चर्स, वो सब कुछ आप ऐसे प्लेट में रख के दे रहे हैं और आपको नहीं पता कि उसका इस्तेमाल फिर आप ये कहते हैं कि वो तो सोशल मीडिया पे वैसे भी मौजूद है, कोई भी ले सकता है। देखिए वो सर्च करके लेना प्रोबेबिलिटी उसमें कम हो जाती है और खुद से प्लेट में रख के पूरे प्लेटफॉर्म में अपनी पिक्चर्स और अपना डाटा दे देना वो एक अलग चीज होती है। तो एथिकल यूज बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन रही, बट ऑब्वियसली जो हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि एक बहस होनी चाहिए इन चीज़ों को लेके। बहस की बात करूँ, झगड़े की बात नहीं करूँ, बहस और झगड़े में बड़ा फर्क होता है। तो बहस यानी कि जो एग्जैक्टली एक बहस होनी चाहिए ताकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम सबके सामने आए और हम उसमें से बेहतर क्या है अपने लिए वो चूज कर सकते हैं। नाज़रीन, हम बनेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। कर चुके हैं। सो मुश्किल था कनेक्शंस बिल्ड करना और स्पेशली इस तरह के कनेक्शंस बिल्ड करना कि एम्बेसीज तक भी आपकी रसाई हो, ट्रस्ट बिल्ड होना, एट द सेम टाइम हर जगह पर अकोमोडेशन, देन पैकेजेस और इस लेवल पे कि लोगों को आप फुली फंड भी कर रहे हो एंड देन पार्शली फंड भी कर रहे हो। क्या चैलेंजेस रहे थ्रू आउट? देखिए, मैं आपको ना इस सवाल के आने से पहले ना कुछ प्रिंसिपल्स बताता हूँ जो हमने फॉलो किए, मैंने भी फॉलो किए अपनी लाइफ में और मैं हर किसी से शेयर करता हूँ कि आप लोग भी ना फॉलो करें। देखिए, उसमें सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ, जस्ट आई विल टेक 2 मिनट्स मोर। आई एम द बेस्ट। जब आप सोचते हैं ना कि मैं बेस्ट हूँ, अच्छा, दिस इज नॉट एन एरोगेंस, दिस इज अ बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू आर मेड फॉर समथिंग बिगर एंड समथिंग बेटर। जब आप अपना बेस्ट वर्जन ढूंढ रहे हैं ना, तो आपका कंपटीशन दूसरे से नहीं, आपका कंपटीशन अपने आप से कि मैं बेस्ट वर्जन कहाँ से हूँ। दूसरा है कि आई कैन डू एनीथिंग। अच्छा, ये जब आप सोचते हैं ना कि मैं जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा, फियर जोन में आऊँगा, आप हर चीज़ कर सकते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, फियर ऑफ फेलियर है उनके पास, ठीक है। ये फियर ऑफ फेलियर हमारे पास भी था, हम फेल हुए, ऐसा नहीं है। आप कह लें कि जब हमने स्टार्ट किया तो 100 हम लोगों को अप्रोच करते थे, 99% हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता था, फिर भी हमने स्टेप लिया। मतलब कि फियर हमने इसमें आने ही आना है, फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। देखिए, नो एक्सक्यूज़। अगर मैंने एक टारगेट सेट कर लिया, जब मैंने सीए करना था तो मेरा था सिर्फ सीए करना है। मतलब लोग कहते थे सीए भी नहीं होता, मतलब वहाँ पे जिस दौर में हमने किया, आई क्वालिफाइड 12 years बैक, तो जिस दौर में हमने किया तो उस दौर में लोग कहते थे 100 बच्चा आता है तो 4 बच्चे निकलते हैं। वो करना है, डू एंड डाई है। तो जब एक्सक्यूज नहीं होगा ना, एक्सक्यूज का मतलब ये कि मैं अपना ना टारगेट को डिले कर रहा हूँ कि जी ये बच्चा फेल हो गया, ये हो गया सारा कुछ। और एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हार्डवर्क है ना, हार्डवर्क बीट टैलेंट, लाइक व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। जब तक आप हार्डवर्क नहीं अच्छी तरह करेंगे अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क, तब तक आप नहीं करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स थे और फेल आप होंगे, ठीक है। पीपल का ओपिनियन है, वो फैक्ट नहीं है। जब लोग आपको ग्रो होता देखते हैं ना, तो दे ट्राई टू पुट देयर इनसिक्योरिटीज ऑन यू। वो चाहते हैं कि अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब तक आप अपने आप पे बिलीफ नहीं करेंगे ना, तो कोई आप पे बिलीफ नहीं करेगा। वो चाहते हैं कि आप फेल हो जाएं वहाँ पे, लेकिन जब आप दूसरे को ग्रो करते हैं तो अल्लाह पाक आपको ग्रो करता है। दैट वाज द ओनली वन फैक्टर जिसको हमने कंसीडर किया। हम माशाल्लाह तीनों लगे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हर साल में 8 से 9 इवेंट्स कर रहे हैं इन डिफरेंट कंट्रीज। और हर इवेंट के ऊपर वी हैव 60 to 70 नेशनलिटीज और 100 to 125 डेलीगेट्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब। और हर महीने ही हमारा कोई ना कोई इवेंट, तकरीबन हर महीने इवेंट बनता है। जिस तरह आपने कहा कि अभी आपका सिडनी में है। जी, सिडनी में है। ओके, और फिर उसके बाद पेरिस में जनवरी के अंदर हमारा पहले यूएन के अंदर इवेंट है, यूनाइटेड नेशन में, फिर हमारा पेरिस के अंदर इवेंट है, फिर हम फेब के अंदर मेलबर्न के अंदर हम लोगों का इवेंट है, और फिर उसके बाद हम लोगों का कनाडा के अंदर इवेंट है, फिर हमारा उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर अपना इवेंट है। तो यूएन में जो इवेंट है, कौन उसका एक बेस्ट कैंडिडेट है उसमें जाने के लिए? देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल पीस चेन भी, और हमने जब अपना पूरा स्टार्ट लिया तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट कि हमने सोचा कि इतना उस वक्त पीस बाय डायलॉग हमने इस चीज़ को लेकर आए कि आज वी मे नॉट इन अ पोजीशन टू टेक डिसीजंस एट द मोमेंट, बट अल्टीमेटली कल को जब हमारे बच्चे आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और हम तकरीबन 70 मुल्कों में जाके अपना पैगाम देते हैं कि यार जब आप बैठे हुए हो, पाकिस्तानी है, हम बात कर सकते हैं। हम देखें, जब हम बैठे होते हैं कॉन्फ्रेंस में तो हम डिफरेंट कंट्रीज साथ बैठे होते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं,
हमें नहीं आती। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स हमें थोड़ा सा हो जाता है। हमने ये इमेज कोशिश किया कि हम लेके जाएं और पीस के ऊपर बात करें, तो हमने यहाँ से पीस के ऊपर स्टार्ट किया। तो यूएन के अंदर हमने इवन दिसंबर 24 के अंदर भी माशाल्लाह इवेंट किया, जिसके अंदर हमने यूनाइटेड नेशन के अंदर अपना ग्लोबल पीस चेन का अपना प्राइवेट इवेंट था। और हमने परमानेंट मिशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके इवेंट किया, और इसमें 26 प्लस एम्बेसडर्स थे डिफरेंट कंट्रीज में। पैलेस्टाइन भी था, टर्की भी था, चाइना भी था। उन्होंने हमने नैरेटिव दिया कि वी ऑल आर चेंज मेकर्स, वी ऑल आर पीस, हमें चाहिए पीस और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अल्टीमेट एम ये है कि हार्मनी, पीस बाय डायलॉग, और लड़के कुछ भी नहीं करना। हमने अल्टीमेटली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है और हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हमें डायलॉग के थ्रू, जब यूएन के प्लेटफॉर्म पे डायलॉग के थ्रू चीजों का हल हो सकता है तो फिर व्हाई नॉट। एग्जैक्टली। और सिंपैथी नहीं चाहिए, एम्पैथी चाहिए। जब आप मेरे शू में आके मुझे अंडरस्टैंड करेंगे कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, तो आप तभी देख सकते हैं कि यार ये ऐसे सोच रहा है। जब आप कहेंगे नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ, ये जिस तरह मर्जी मैनेज करेगा ये मैनेज, जब आप सोचेंगे नहीं मैंने इसको भी ग्रो करना है, मैंने आपको भी ग्रो करना है, तो फिर थिंग्स मूव होती हैं। क्या इसमें ज़्यादातर ये होता है कि जो जा रहे होते हैं आपके इवेंट्स में वो अपना अपना कोई ना कोई आइडिया पिच करते हैं, जिस तरह आपने पेरू की बात की और आपने इंडिया में हॉस्पिटल की बात की और आपने इस तरह फातिमा अनवर का जिक्र भी किया। सो क्या ये मैंडेटरी हर इवेंट में होता है कि डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग अपने किसी आइडिया के साथ आते हैं और फिर उसके बाद जब वो उस इवेंट से जाते हैं सो उस आइडिया पर मजीद काम कर पाते हैं? देखिए, हम जब फुली फंडेड या पार्शियल फंडेड लेते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। ठीक है, आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं आज तक, और इस इवेंट में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। फिर हमारी कंडीशंस आती हैं। कंडीशंस में ये होता है कि ओके कि आपने जो यहाँ से सीखा, मतलब एग्जांपल कि आपने ट्रेनिंग ली, तो इसका इम्पैक्ट आपने कितने लोगों तक जाके दिया है। अगर वो इम्पैक्ट करते हैं, देखिए हमारा मेन एम ये है कि अल्टीमेटली पैगाम आगे से आगे जो लोग आते हैं वी स्टिल फील दे आर प्रिविलेज्ड, अल्टीमेटली व्हेन दे आर गोइंग बैक, जो अनप्रिविलेज्ड हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर वो 100 बंदा, एक बंदा भी 100 बंदे तक जाता है और 100 लोग ये करते हैं, तो आपने थाउजेंड्स ऑफ पीपल में ये ऑलरेडी पैगाम लेके चले गए। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसी को चेन को चलाई रखें, और हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेरी वेल। और ये यही होता है कि आप किस तरीके से माशरे में जो हम कहते हैं ना रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से इक्वल लेवल पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये भी हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। और कंप्लेंट्स करने से कुछ नहीं होता, अपने लिए आप कुछ करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आखिर में कोई मैसेज जो कि आप देना चाहते हो पाकिस्तानी यूथ को? वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, देखें ब्लेम ना करें और अपॉर्चुनिटीज़ का वेट ना करें। ट्राई टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योरसेल्फ, और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे। एब्सोल्युटली। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, फेयर जोन में आए और अल्टीमेटली लर्निंग और ग्रोथ जोन में जाएं। उसमें फेलियर्स आएंगे, दैट्स ओके, पर आप आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, साथ मौजूद थे आप उस्मान, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और जिस तरह के इवेंट्स माशाल्लाह आप करा रहे हैं और देखें तवातुर से माशाल्लाह कराए जा रहे हैं, और आगे भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर दोज इवेंट्स एज वेल। थैंक यू सो मच। हम बढ़ेंगे बिग ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, माउंटेन ड्यू, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, पेप्सी कोला इंटरनेशनल, टेलीनॉर। मैंने खाया। आ जाओ सब, खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं, ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। वेटर, यार भाई मुर्शिद, प्यास लग रही है यार। मुझे भी। बोलो डब्बे में क्या है? गाड़ी। सोना नहीं, अरे नहीं भाई, भाई यहाँ से सारे मिलके बोलो। ओके, अरे ये नहीं खोलना। 50 रुपए, इसमें क्या मिलेगा? अरे 50 रुपए में अब मिले प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया।
अबे इसमें तो सच में सुपर पावर्स है। वो भी सिर्फ 50 रुपए में। नई रिवाइव प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है भाई। कितनी? सोचो, पेप्सी तुम्हारे हाथ में है। जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी खुद ट्राई करके देखो। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड नाम शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर एसएमएस करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में जहां आज हमारी लड़कियां परफॉर्म कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरी फेवरेट्स में से। मुझे कहो, आप लोग बुरा सब बुरा कहो मुझे, है सही है। आज तो जश्न की रात है, नो जजमेंट्स, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। Golden Pearl का न्यूट्रीसीरम वाला हेल्थी वाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। लव योर स्किन। यार बहुत प्यास लग रही है और ये गर्मी। ये कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा। इस हीरो के चक्कर में मुझे चक्कर आ जाएंगे। कैसा? क्या है, कुछ भी पहनते रहते हैं। एक काम करें, उल्टा पहन ले इसको। अब ये हमें बताएगा फैशन कैसे करना है। गाइस प्यास लग रही है। एक मिनट, अब ये कहाँ जा रहा है? ये लो शर्जीला, नई 3-in-1 रिवाइव प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया यार। चलो चलो शॉपिंग नहीं करनी। कहा था ना इसमें सुपर पावर्स है। मजा आ गया। नई रिवाइव प्यास बुझाने की सुपर पावर। सेलेनोर लाया मंथली मेगा सेल। 700 रुपए का हैवी डिस्काउंट जल्दी करो अवेल। अब मंथली प्राइम ऑफर सिर्फ 1600 रुपए में पाओ और 300 GB डेटा के मजे उड़ाओ। 7 लातादार मिनट से बातें करते जाओ। तो जल्दी उठाओ फायदा, नहीं करो वेट। अभी मंथली प्राइम ऑफर करो एक्टिवेट। मौका निकल गया तो हो जाओगे लेट। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अभी हम बात करेंगे होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर की, जिस तरीके से उन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया और उसको लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। सुमेरा मुनीर इनका नाम है और इनकी खासियत ये है कि इनके जो डिज़र्ट्स हैं, जो इनके केक्स हैं, जो इनके खाने हैं, उसमें एक हमें अरब की झलक नज़र आती है। चूँकि इनके जो वालिद साहब हैं वो लिबिया में रहते थे, उनका कुछ टाइम वहाँ गुजरा। पाकिस्तान आने के बाद अभी लास्ट 3 ईयर्स से ये अपना एक होम बेस्ड काम कर रही हैं और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम आज आपको दिखाएंगे भी उनके केक्स, उनके मफिन्स, कपकेक्स एंड एवरीथिंग। सुमेरा मुनीर साहिबा से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सो गुड टू हैव यू। थोड़ा सा सफ़र का आगाज़ उसके पे हम ज़रूर बात करेंगे। ये होता है ना कि हम घर में बना रहे होते हैं, अच्छा बना रहे होते हैं, लोग तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसको प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाना, ये करेज चाहिए होती है कि अच्छा मैं करती हूँ। एग्जैक्टली। बस शुरू से बेकिंग और कुकिंग तो करते थे जैसा हर कोई करता है। मेरी इंस्पिरेशन जो थी सबसे पहले मेरे वालिद साहब थे। एक तो मिस्र से उनका ताल्लुक़ था और कुकिंग बहुत अच्छी करते थे वो, प्लस बेकिंग भी। तो बचपन से हम लोग ना इसी में रहे हैं। आज तो पे रमज़ान हमारा बहुत वो होता था, क्या कहते हैं, एनर्जी वाला, कि 3 हम बहन भाई थे, अम्मी अब्बू हम सारे किचन में होते थे। अब्बू अरब चीज़ें अरबिक बना रहे होते थे, अम्मी पाकिस्तानी बना रही, हम दोनों उनकी हेल्प कर रहे होते, तीनों हम बहन भाई। तो इसलिए शुरू से ही हमारे अंदर ये था। तो भी इस तरह करते करते आगे फिर लोग तारीफ़ करना शुरू हो गए। तो फ्रेंड्स ने, कम्युनिटी जो मेरे आसपास थे, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि क्यों नहीं आप ये शुरू करती हैं।
तो कुछ फ्रेंड्स नहीं कहते हैं अच्छा हम ऑर्डर देते हैं, पहले तुम करो। सही। मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे एक प्राइस सेट करना, सब कुछ करना, पैकेजिंग सब कुछ होता है। कहते कुछ नहीं, कोई पैकेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लो हमारा ऑर्डर। तो इस तरह करते करते इनकरेज किया फ्रेंड्स ने भी, फैमिली ने भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इधर हूँ। चलें, ज़बरदस्त। ये तो आपने बड़ा अच्छा अपना सफ़र जो है उसका आगाज़ किया। क्या चैलेंजेस फेस किए? ये जो जितना डर था कि पैकेजिंग नहीं आती, ये चीज़ नहीं आती, प्राइस सेट नहीं होगी, प्राइस सेट नहीं किया, फिर मार्केट को देखते हुए, बिकॉज बेकिंग के लिहाज से भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट बहुत में। ज़्यादा कंपटीशन तो है, और होम बेकर्स इतने अच्छी भी आ गई हैं क्वालिटी की, क्योंकि हम जो बेस्ट चीज़ होगी ना वो क्वालिटी आपको देगी, सफाई, हाइजीन और सब कुछ जो देखते हुए ना, तो ये चीज़ सबसे पहली जो थी सफाई और हाइजीन, जो होम बेस्ड जो चीज़ों की होती है, आइटम्स की सबसे पहले होती है। तो ये देखते हुए फिर चैलेंज तो था, तो आहिस्ता आहिस्ता बताया ना, जब प्रैक्टिस हो जाती है, इसमें आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाता है। मार्केट का मैंने वो किया, सारा सर्वे किया, तो करते करते फिर अपना ज़ाहिर प्राइस आपको रिजनेबल रखनी होती है, आप नहीं आते मार्केट में, कंपैरेटिव प्राइस तो रखनी पड़ती है। एग्जैक्टली, तो वो हमने किया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों ने दिया, उनको पसंद आया, फिर बार बार आते हैं। That's great. So, चूंकि आपने कहा तीनों बहन भाइयों का बड़ा शौक था और घर में किचन में हेल्प करना, लेकिन इस लेवल पे आप ही पहुंची हैं। जी हाँ। घर में अरबी खाने बनते हैं कि पाकिस्तानी? दोनों। अब मेरे बच्चों को भी अब आदत होगी, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा पसंद है अरबिक खाने, तो इसलिए कि नाना अब्बू के साथ उनके काफ़ी वो थी अटैचमेंट, तो इस वजह से हम दोनों हैं मिक्स खाने बनते हैं, या कि खाना ही मिक्स हो गया है। हाँ, ये भी कोशिश की है, ये भी कोशिश की है कि टच जो है ना, जरा देसी टच भी दे दूं, क्योंकि मिर्च मसाला जो हमारे यहाँ बिकॉज हमारे यहाँ जो चाइनीज है ना श्वेब, वो देख रहे होते हैं चाइनीज आपको ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ऐसा कौन सा अरबी का खाना है जो कि बन रहा होता है और बच्चे और आपसे बड़ा शौक से हम लोग शुरू से हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं था मिर्चों का ना, बिल्कुल बैलेंस ज्यादा था, बस आप कहें कि वो थोड़ा सॉल्टिश होगा बस, या ब्लैक पेपर, लाल मिर्चें तो बिल्कुल नहीं। अम्मी पाकिस्तानी थी कि उनको चाहिए था मिर्चें, तो अम्मी जब अपने लिए बनाती थी मिर्चों वाला, तो अब्बू के लिए दही ला के रख देती ताकि उनका जो सा बैलेंस हो जाए। इसका मतलब है चलती अम्मी की ही थी? नहीं, दोनों की, क्योंकि अब वो फिर अपनी मर्जी से कुकिंग तो वो भी कर लेते थे, अपनी मर्जी से वो पूरा कर लेते थे। ओके, सो ये जो बेकिंग वाली साइड थी, ये आपने वालिदा से सीखा? अब्बू से सीखा। So, क्या फिर आपके केक्स में, डिजर्ट्स में हमें अरबिक टच नजर आता है? हाँ है उसमें, जो चीजें अरबिक हैं वो तो अब्बू का ही है। बाद में हमें पता चला, हमें तो पहले पता ही नहीं था ना ये अरबिक है, ये पाकिस्तानी, क्योंकि हम तो बड़े इसी चीज में हुए। फिर जब लोगों ने कहा कि ये चीज डिफरेंट है, ये क्या चीज है, फिर हमें पता चला क्योंकि आपके लिए नॉर्मल थी ना, बिकॉज़ आप किचन में अवेलेबल थी, आप खा रहे थे, आपके लिए नॉर्मल थी। एग्जैक्टली। देखा, चलते हैं साथ उस तरफ और कुछ साथ साथ देखते हैं कि आज हमारे इसी सेट पे, इस कॉर्नर पे केक भी है और कपकेक्स भी हैं, कुकीज भी हैं गालिबन। हाँ, वैसे बहुत मजे मजे की चीजें और बड़े मजे की खुशबुएं भी आ रही हैं यहाँ से। क्या बात है। So it's a beautiful cake। ये बड़ा आपने ब्लैक और रेड राइजिंग पाकिस्तान भी लिखा है। समझ के स्ट्राइकिंग कलर्स और शॉकिंग, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त लगा। चॉकलेट केक है विद बटर क्रीम के साथ, और ये है फॉन्टेन के, और ये इतनी नीटनेस है इसके अंदर, स्पेशली ये जो फ्लावर्स है एंड एवरीथिंग। सो ये भी बड़ा टाइम चाहिए, बहुत टाइम टेकिंग। हाँ, ये तो है, बहुत टाइम टेकिंग। जी, एडिबल है, ये लीव्स भी एडिबल है। ये हाँ जी, फॉन्डेंट है, ये लीव्स वेफर्स के हैं, खुद बनाए हैं, ये भी एडिबल है। नॉर्मली हम देखते हैं कि एडिबल नहीं होते, ऊपर हमें उतारना पड़ता है, मोती सितारे सब उतारने पड़ते हैं। ये एडिबल नहीं है, लेकिन ये लीव्स एडिबल है, इसकी वायत तो नहीं है, बाकी सब कुछ एडिबल है। वंडरफुल। और कपकेक्स? कपकेक्स जो हैं ये वनीला के हैं और फ्रेश क्रीम के साथ इसकी वो आइसिंग की है। एंड दिस इज अरबिक मामूल बिल तमर। ये मुश्किल नाम था, दोबारा बताएं आराम से। मामूल बिल तमर मतलब मामूल बिल तमर, मामूल हम कहते हैं मामूल। अच्छा, ये मामूल से हट के डिश है, नाम भी मामूल बिल तमर कहते हैं उसको, डेट्स को कहते हैं, डेट फिल्ड कुकीज जैसा कहते हैं। ओके, मामूल बिल तमर। ओके, मामूल बिल तिमर। अभी शोएब इसको खा के बताएंगे कि ये कैसा है और कितना। जी बिल्कुल खाएं। मामूल बिल तिमर, मामूल बिल तिमर। चलिए जी, देखते हैं क्या फीडबैक आता है यहाँ पे।
ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसमें नहीं तिल है, थोड़े से तिल है, सौंफ है, कलौंजी है। सौंफ है, यस यस यस, And How's the कलौंजी। taste? कितना इट्स different है? अमेजिंग, यू मस्ट ट्राई इट, वेरी नाइस। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अच्छा तो अच्छा बताइएगा इसको कितना टाइम लगता है और किस तरह बनता है, क्योंकि ये बड़ी डिफरेंट सी डिश है, हम जरूर चाहेंगे कि बाकी लोग भी अगर घर में बनाना चाहें तो उनको इसकी रेसिपी बिल्कुल, मतलब जिस तरह आप इसका डो तैयार करते हैं, फिर आपने खजूरों के बीच में से पिच निकाल के उसको बटर में, प्योर बटर या देसी घी में थोड़ा सा कुक करना होता है, फिर वो थोड़ा सा एक वो भी डो बन जाएगा, तो वो फिर आपने कुकी डो के अंदर जो फिल करके, तो आपने जो भी डिजाइन बनाना है उसके साथ भी आप बेकिंग करेंगे। उसके अंदर चीनी ज्यादा नहीं होती, चीनी अपने ऊपर आइसिंग, बिकॉज़ डेट्स होती है ना, तो हाँ, मिठास उसके तो वो अंदर हो जितनी जाती है। आपको चाहिए वो सिर्फ कोटिंग करनी है अपने ऊपर। जबरदस्त। तो अभी कपकेक्स हम चाहेंगे कि जरा हमें सिखाएं कि किस तरीके से इसको दो आप करेंगे, दो सबीन करेंगे, साथ साथ आप करेंगे। सबीन ट्राई करें प्लीज। मैं करती मैं देखूंगी जैसे आप लोग करेंगे, मैं उसको देखूंगी अच्छे से। हूँ। हाँ, ओके जी। चलो और साथ साथ हम जरा पूछ भी लेते हैं, ये जो मामूल मामूल बिल तिमर, आपको ये हेल्प वहाँ चाहिए? का ज्यादा फेमस है अरब में, कुकीज में। हाँ बहुत ज्यादा। मैंने से पूछा आपको हेल्प चाहिए? हाँ। नहीं, उनको पता है मैं काम खराब करूंगी। She knew it already. तो मैंने कहा ओके, इट्स गुड But फॉर she यू। will help her at least. हाँ मैं तो, मैंने पूछा ना हेल्प चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा ओके। ये तो हमें अम्मी की तरह कर रही है, फिर अम्मी भी कहती है ना, मैं निकल जाओ किचन से बाहर। नहीं, वो पहले कहती है आप हेल्प करो, जब मैं किचन में जाऊँ तो अगली बात होती है कि ठीक है बस अब तुम निकल जाओ, खुद ही कर लेंगे, इससे बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आपको क्या चाहिए? ये अब ये मैं इसको थोड़ा सा जब करूँगी, कभी कभी चली जाती हूँ। हाँ, वीकली जाहिर है जिंदगी मुश्किल है ना, बहुत अकेले तुम्हारी मुश्किल है। तो बस सही है, मैनेज हो जाता है। वो तो पता नहीं कौन मैनेज कर रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है। अच्छा आज जरा मैं सीख रही हूँ कि किस तरीके से इसको फिल किया जाता है, वरना अक्सर लोग बहुत ज्यादा फिलिंग कर देते हैं, उसके बाद फेंकनी पड़ जाती है क्योंकि यूज इस तरह हो जाती है। तो आप बहुत थोड़े थोड़े करके इसको कॉर्नर्स पे लगा रही हैं। हाँ, ये सिर्फ सिर्फ दो शेड्स बनाने हैं, दो इसके। शेड्स, हाँ, देखिए ना, हाँ। साइड पे उसको मेरे पास लगा कोई रही हैं, चीज़ नहीं। सेंटर में दूसरा कलर होगा, दो शेड्स बनेंगे। तुम वैसे तो तुम्हारी मेहरबानी से तुम ना फिल कराओ इस मुझे तो तरह। लगा बचत कर रही है, वो कह रहे हैं दो शेड बनाने, इसलिए उसको कॉर्नर पे लगा रही है आप सेंटर। ये बचत प्रोग्राम यहाँ भी नहीं है जी, ये बचत ये भी नहीं करती। शेड्स हाँ, बनेंगे सही है। इससे। शेड बनाने के लिए साइड में एक कलर Yes. लगाया है, बीच में जो है ना लाइट Yellow. कलर। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन इज रियली गुड, Yes. पर्पल एंड येलो, और हाँ। पर्पल भी बड़ा मजे वाला पर्पल, और येलो भी हाँ। बड़ा सूदिंग सा जो पर्पल होता है वो है। नहीं सॉरी, येलो, मैंने कहा येलो भी जो सूदिंग का पर्पल होता है। मैम आप प्लीज करेक्ट मी, मैं एक्चुअली बिजी से सुबह सुबह का वक्त है, करेक्ट करें मुझे please। मामूल बिल तिमर खा रहा था। अब मामूर बिल तिमर से निकल आए ना अब। Okay. चलें, असल में ना यू वांट मी टू ट्राई? नो, नहीं आप करें जरूर, क्यों? पहले आप ही करें। नहीं, वो कह रही है मजबूरी है मेरी, तो आप ट्राई करें। पहले आप कर लें, ठीक वाला काम खराब आप मुझसे हमें करवा सिखाएं, लें। फिर हम देख लेते हैं। बिल्कुल आप सीखें, ओह, ये तो हर को करना चाहिए। अगर और जब तक दिलचस्पी नहीं हो ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है यही तो मसला है। आपकी, जब तक आपने दिलचस्पी का ही सारा हाँ, मसला है। देखिए बात ही सारा जो है ना वो इंटरेस्ट की बात होती है कि हाँ। इंटरेस्ट आपका कितना है। बिल्कुल। आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप आसान से आसान काम नहीं कर सकते, नहीं कर आपका सकते। इंटरेस्ट है तो आप मुश्किल से मुश्किल काम करें। Exactly. बेशक बेशक। नो, मैं हमेशा मुश्किल काम इंटरेस्ट के साथ अच्छे से कर लेती हूँ। जी, थोड़ी सी है। चैलेंज लें, देखिए हर चीज को चैलेंज लेके करेंगे ना तो वो जरूर होगा। जिंदगी में आपको कंफर्ट जोन, आज हम ओपनिंग में बात करते हैं ना कि कंफर्ट जोन से निकलना कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना है। इफ यू थिंक आप बेकिंग नहीं कर सकते तो आपकी ये सोच है यहाँ पे, फिर आप कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको सभी लगता है कि किचन में आप नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, लेकिन मैं आपकी जाती सोच हूँ, है। मैं जाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, मैं बर्तन धोती हूँ, मैं सफाई करती हूँ, आई डू एवरीथिंग, जो कि तमाम औरतें या तमाम मर्द, बहुत सारे मर्द भी मैंने देखा है घर के काम करते हैं, और वो करना कर भी रहे चाहिए, होते हैं। और बेहतर it's- आपका घर है, आपने ही काम करना है ना, और किसने करना है? साथ वाले तो नहीं आएंगे। साथ वाले तो नहीं आएंगे कि आओ जी आके खाना पका के दे दे। चलिए जी, देखें जी, बिस्मिल्लाह। 2 कलर, वाओ, ओह वेरी नाइस, हाय हाय जबरदस्त। इट्स वेरी इजी। एग्जैक्टली। तुम करके दिखाना ना। मैं नहीं नहीं नहीं, वो जो दो शेड्स बने, हम हाँ, अक्सर कहते हैं ना कि ये shade। कैसे, हाँ। तो आपको सिर्फ इनको क्या बोलते हैं, ये जो नोजल्स होती हैं नोजल्स, आपको सिर्फ उस लिहाज से जो आपको शेप चाहिए उस लिहाज से आपने वो नोजल्स ले लेने हैं। That's देखिए it। इसी दो कलर के साथ मैं आपको एक और करके दिखाऊंगी। ठीक है, और ये जिसमें आपने भरा इसको क्या बोलते हैं, कौन? जी हाँ, ये कौन? बैग्स होते हैं, आइसिंग बैग्स। आइसिंग बैग्स होते हैं, ओके।
तो ये आपने आइसिंग बैग्स लिए, उसके साथ Exactly. आपने डिफरेंट नोजल्स ले ली जो आपको शेप चाहिए, जो हाँ, आपने exactly. सोचा हुआ है वो नोजल आपने इसके अंदर, अच्छा पहले इसको प्लेस करते हैं, उसके हाँ बाद जी। इसके ऊपर ऐड मैंने करते ये हैं। किया ना, अगर मुझे एक ही आइसिंग के साथ डिफरेंट डिजाइन बनाने हैं, तो मैंने एक में डाल लिया। सही। अब मैं चेंज कर 2 नोजल्स हो गए फिर। हाँ, तो आपको बार बार नहीं जो करना फिलिंग पड़ेगा। है वो आपको हाँ, जाया नहीं करनी नहीं पड़ेगी। करनी। मैं कह रही थी ना वो जाया नहीं करती, आप मेरी हाँ। बात ही नहीं सुन रहे नहीं थे। ज़्यादा तो करना भी नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ बैग उन्होंने एक एक्स्ट्रा लगाया, उससे देखें उनका यूज हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, ये ये तो हम सिखाएंगे सबको। वाओ, ये देखिए ना, वेरी छोटे छोटे फूल, पहले आपने बनाया था एक बड़ा फूल, फिर आपने बड़ा बनाया फूल। छोटा फूल, छोटा फूल। इस तरह सबीना बन गई फूल। अप्रैल फूल। नहीं अप्रैल नहीं, नवंबर है। अभी अप्रैल बहुत दूर है। ये देखिए, अब हम इसको अगर मजीद इसको खूबसूरत करना चाह वाओ, रहे हैं, अच्छा मुझे ज्यादा अच्छा लगा ये वाला। हाँ ये देखिए, ओके, पर्ल्स लग गए। ओहो, वेरी नाइस। अच्छा, मैं भी कहूँ इतने जबरदस्त कैसे लगे होते हैं, हाँ उस पर आराम से प्लेस हो रहे हैं। जी। और ये भी खाने वाले एडिबल नहीं है ना? नहीं, ये edible। एडिबल है। यस, ओह, केक की हर चीज एडिबल। हाँ शोएब आपसे ज्यादा पता है मुझे, ऐसे ही मतलब। खाने पीने का तो मैं ज्यादा पता है, मैं खाता कम हूँ ना। या श्योर, आप खाते बहुत ही कम है शोएब। कहते ना सर, शोएब दिन में एक टाइम का खाना खाता है सिर्फ, और वो भी बस चुकता है, मतलब जाहिर जैसे चिड़िया चुकती है खाना। हाँ ज़रा आप इतना चाहते ही, हैं कम ही इस खाना तरह चाहिए। करते हैं। एक और करके दिखा हाँ जी, एक सबीन से करवाते हैं। मैं please। नहीं कर सबीन रही। ट्राई Okay. ओके फाइन, मुझे ओके ठीक है ठीक है, मैं नहीं ओके, शोएब ट्राई, शोएब चलिए पहले मैं फिर आप, ठीक है। ओके ठीक है, क्योंकि 2 रहते हैं ना। अभी इसमें वो लगा हुआ है, ये वाला, जो मर्जी। हाँ ये वाला ये लगा हुआ है ना, चलें सीधा यहाँ से करना है। ऐसे ना। हाँ ये तो क्या, ये बस ये फूल डाल रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई नया इनको काम दे। नया काम दे, मैं इधर। ये क्या है मतलब, आप तो बड़े शेफ बने फिरते हैं। देखिए ना, अच्छा कर रहे हैं। बड़ा फूल बनाने सेंटर बनाया ना मैंने, समझा क्या? नाइस, ये वैसे आपने अच्छी स्मार्ट मूव थी, थैंक्स। दिमाग चल रहा है। किधर गया? नहीं अब ये वाइट वाले डाल लेना, कुछ White डिफरेंट डालने? करें ना। ओके, हाँ, ओके, ये लो। चलें, कंफर्ट जोन से निकलें। उन्होंने गोल्डन वाले पर्स डाल दिए तो आपने भी कहा गोल्डन ही सही। यार मिक्स करने दो ना मुझे, तुम गोल्डन बना दो, मुझे गोल्डन पसंद आ रहा है। मेरा वाला मिक्स दुकान से जाके जब लाएंगे ना और ये चीजें बन गया, खरीदेंगे, बन गया, फिर आप ये एक ही लगा, डालेंगे। लगा। फिर आपको जब पता लगेगा ना कि इसको महंगी filling चीजें कर दूं? आती हैं। नहीं आई थिंक बोथ में नहीं कम है। नहीं कम। ओके सॉरी, डिफरेंट वैसे कोई नोजल डिफरेंट इसकी ऐड कर दे। मैं आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम शोएब। सबीन आप गोभी का फूल बनाना चाहेंगी? नो आई विश मैं बना लूं गुलाब का फूल, बट इट्स ओके। मेरा मुश्किल है, लेकिन हम चलो वो try कर लो। सबीन ना बना तो यहाँ से रख दूंगा वहाँ पे। हाँ वैसे गुलाब का फूल वहाँ पे वैसे, हाँ गुड स्ट्रेटेजी, वैसे वहाँ से नहीं, लेकिन वो केक खराब हो जाएगा ना, फिर उस पर राइजिंग पाकिस्तान लिखा हुआ है। अभी हम उसको कट करेंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि Okay. हम उसको खराब करें। चलें जी, ये फिलिंग ऐड हो रही है, बट मुझे नहीं पता कि कैसे डिजाइन बनेगा। शोएब ने ऑलरेडी देख लिया था कि क्या बनेगा, तो इसलिए उनके लिए आसान था कि उन्होंने बस फूल ऐसे ऐसे और चूंकि फूल सबीन को बना सब कुछ दिया। आता है, ऑलरेडी कह अब रही है कि क्योंकि मतलब कैसे मुझे- बनाती रहती हूँ, क्योंकि उसको मुझे- चूंकि मालूम है तो वो कर लेगी। क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बहुत बेसिक चीजें पता है सिर्फ पकानी। जैसे कि अंडा उबालना? आई एम नॉट गुड एट कुकिंग, That we all know. बट इट्स ओके, Tell us आई कैन something new. बट एटलीस्ट आई कैन ट्राई। ओके आपको बता दूं क्या डिजाइन? जी जी प्लीज बता दें। अच्छा बता दे। सीखना चाहिए, वो उस्ताद है इस वक्त हमारी। बात तो ये सही है। आपने ओहो, वो चाहता ही नहीं है मैं काम करूं। उसने इनकार कर दिया है। देखिए मेरी जो ये एक देखें। होती है ना कि श्री वो देखो। ओके बन गया। ये तो मुश्किल है। तुमने कहा था ना आई वांट टू ट्राई समथिंग मुश्किल। अच्छा कर रही हैं आप, प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू। करेंगे? मैं खराब कर दूंगी। लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, कितने खराब कर लोगी? कितना ही खराब हो जाएगा। हम कहेंगे ये हमारा डिजाइन है। अच्छा ओके, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, एक हाथ से पकड़े दूसरे हाथ से। एटलीस्ट आई ट्राइड ना। ये बड़ा हाँ। मुश्किल है शोएब साहब, मैं आपने करूं? तो फूल बनाया था। नहीं नहीं वेट, ना 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 ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ऐसे ही ना, नहीं नहीं कैसे दिखाएं, है? मुझे दिखाएं जरा। ये देखें, अच्छा। ये देखें। आपने नीचे यहाँ से स्टार्ट करना है, जी यूं ला के ऊपर लाना है। वाओ एक सेकंड, क्लोज अप शॉट। एक मिनट। शानी भाई आपने जरा अभी इसका क्लोज अप शॉट बनाना है, ठीक है? एक सेकंड शोएब साहब पीछे हो जाए, ये मत देखें। इसको कवर ना करें आप ये इस वक्त। नहीं आई डोंट वांट कि आप इसको कवर करें। ये देखें, अच्छा जी ये देखें जी, क्लोज बनाए पहले। मैं जरा इसको ना बहुत अच्छे से दिखाना चाहती हूँ कि इन्होंने क्या किया। ये अब आप इसमें से जो खराब तरीन है ना, खराब तरीन जिसमें पूरी क्रीम ऐड हो चुकी है एक ही फूल के अंदर, वो शोएब साहब ने बनाई है। ये मेरा ये हमने सिग्नेचर स्टाइल दिखाया। है। ये सिग्नेचर स्टाइल है, बट आपने किया क्या है?
यार फूल को ज्यादा पानी दे दिया उस तरफ मैंने। आपने एक्स्ट्रा ही पानी उसको दे दिया, वो बेचारा भी डर। Excess of everything is bad, and this is the best सबीन, ये example फूल of ज्यादा देर तक रहेगा, फ्लफी रहेगा। नहीं, excess of everything is bad. देखिए मतलब what have you done? Oh my God. Oh, मेरे कपड़े It's खराब okay, हो it's गए। okay. चलें जी। That's It's great okay, जी, it's okay. जबरदस्त सेगमेंट। सबीन आप अपने उसको साफ करें एंड थैंक यू वेरी मच जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स ग्रेट हैविंग यू। एक बस छोटा सा सवाल है कि इस को जिस तरह से लेकर चल रहे 3 सालों से, कितना अच्छा बिजनेस है ये जो खवातीन घर बैठे करना चाहती हैं, जिनको बेकिंग कुकिंग का शौक है, कर रही होती हैं, लोग तारीफ कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे ले जाएं तो इज इट अ गुड सोर्स ऑफ इनकम एज वेल? जी बिल्कुल अच्छा है। अगर आप इसको, आजकल सारा डिजिटल का दौर है। Yes. जब तक आपका अच्छा आप उसको मीडिया, सोशल मीडिया को लेके चलेंगे ना, जितना अच्छा आपका सोशल मीडिया होगा उतना आपके ज़्यादा ये जो सा होगा। सारी बात प्रोजेक्शन की होती है कि हाउ यू प्रोजेक्ट योर आइटम्स, योर प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली जी। I think also फोटोग्राफी है, कुकीज है, फोटोग्राफी है उसकी, कितना अच्छा प्रेजेंटेबल के जब आप देखें तो उससे टेम्पटिंग लगे आप अपने खाने। अगर आप केक थोड़ा सा कैमरा पे दिखाना भी चाहें तो। ऑफ कोर्स भी आगे से जो आपकी शुभ, आप दिखा दें, थोड़ा सा एक्सपर्टीज है और आपने ये that's it. ओके दैट्स नाइस। राइजिंग पाकिस्तान यहाँ से कर लेते हैं इसको। हाँ, ये बेस्ट आ रहा है। ये देखिए जी कितना खूबसूरत ये केक है और इस पे लिखा हुआ है जी राइजिंग पाकिस्तान। मेरा ख्याल है सेगमेंट को शुभ एंड करते हैं केक कटिंग से। केक कट करते हैं जैसे अपने सबीन। अभी इसने जाना है नीचे। अभी आप बड़े चैलेंज में के बस गया ओ क्या मेहनत खराब। शुभ साहब बस आप लोगों ने आपने नीचे से वो प्लेट पकड़ी हुई है, ऊपर से केक जो है ना नीचे जा सकता है। इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं चाहिए, उन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत करके बनाया ये। चलें जी केक कटिंग करते हैं इससे। ओके प्लीज आप दोनों बुजुर्ग हैं। हाँ, नहीं जी आप करें आप आ जाएं, आप नहीं सबीन आप शिव आई इंसिस्ट आप करीब खड़े हुए। चलिए जी शुएब केक कटिंग कर रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान। जितने लोग हमारे स्टूडियो में हैं, राइजिंग पाकिस्तान की गूंज होनी चाहिए सो दैट हम सेगमेंट को एंड करें। चलिए जी 1 2 3 राइजिंग पाकिस्तान। क्या बात है। वेरी नाइस। डू वी हैव स्पून? आई थिंक हम ये ब्रेक में खा लेते हैं। नाज़रीन नंबर 3 ब्रेक की जाए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे विद अस जी। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेनू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। गाइस, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत गर्मी है, बहुत प्यास लग रही है, कुछ करो। अरे बाजी अभी बुझाते हैं प्यास। 3 in 1 डिवाइस में है प्यास बुझाने की सुपर पावर। हम 3 हैं और ड्रिंक एक है, जो बड़ा स्टार होगा ड्रिंक तो उसी की होगी। तो इस हिसाब से तो मेरी हुई। हाँ? कैसे हुई? ड्रामा किंग मैं हूँ, 4 बिलियन व्यूज मेरे हैं। 4 सिर्फ 2 बिलियन और इंस्टाग्राम क्वीन मैं हूँ, ज्यादा फॉलोअर्स मेरे हैं। मेरी हुई। मैं लेडीज हूँ यार। अरे तुम्हें नई 3 in 1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया। नई रिवाइव प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है भाई। कितनी? सोचो, पेप्सी तुम्हारे हाथ में है। जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी खुद ट्राई करके देखो। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में जहां आज हमारी लड़कियां परफॉर्म कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरी फेवरेट्स में से हो। मुझे कहो, आप लोग बुरा सब बुरा कहो मुझे। सही है।
आज तो जश्न की रात है, नो जजमेंट्स, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं है, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेनू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। वेटर, यार भाई मुर्शिद, प्यास लग रही है यार। मुझे भी। बोलो डब्बे में क्या है? गाड़ी। सोना नहीं भाई। अरे नहीं भाई, भाई यहाँ से सारे मिलके बोलो। ओके, अरे ये नहीं खोलना। 50 रुपए, इसमें क्या मिलेगा? अरे 50 रुपए में अब मिले प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया। अबे इसमें तो सच में सुपर पावर्स है। वो भी सिर्फ 50 रुपए में। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। सेलेनोर लाया मंथली मेगा सेल, 700 रुपए का हैवी डिस्काउंट, जल्दी करो अवेल। अब मंथली प्राइम ऑफर सिर्फ 1600 रुपए में पाओ और 300 GB डेटा के मजे उड़ाओ। 7 लातादार मिनट से बातें करते जाओ। तो जल्दी उठाओ फायदा, नहीं करो वेट। अभी मंथली प्राइम ऑफर करो एक्टिवेट। मौका निकल गया तो हो जाओगे लेट। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। आज है वर्ल्ड टेलीविजन डे। टेलीविजन जिससे हम भी जुड़े हैं, मैं और सबीन, हमारी टीम, आप हम सब जुड़े हैं टेलीविजन के साथ, डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ। जब हम टेलीविजन की बात करते हैं, थोड़ा माजी में अगर हम झांकते हैं और पाकिस्तान टेलीविजन के सफ़र की बात करते हैं, बहुत खूबसूरत सफ़र, और इसी सफ़र में हम भी इसका हिस्सा हैं। ड्रामे की बात करें, एंटरटेनमेंट का जब हम जिक्र कर रहे हैं, मजहबी प्रोग्राम्स की बात करें, बच्चों के कंटेंट की बात करें, सुबह से लेके रात गए तक जो प्रोग्राम्स की हम बात करें, तो जिस तरह से पीटीवी ने एक बेंचमार्क सेट किया, और फिर जाहिर है पिछले कई सालों से जिस तरह प्राइवेट मीडिया और उसका सामने आना, और कहाँ से लोग आए और कहाँ से लोग उसमें शामिल हुए, तो पाकिस्तान टेलीविजन वाज द होम जिसने इन लोगों को वहां तक पहुंचाया। फिर बहुत से इदारे बने, कितने लोगों को नाम दिया है इस प्लेटफॉर्म ने, इस टेलीविजन ने कितने लोगों को नाम दिया। आज प्राइवेट चैनल्स पे वो सब काम भी कर रहे हैं और ऑब्वियसली अपने टैलेंट की वजह से वहाँ पर मौजूद हैं। उस टैलेंट को किसने पहचाना, प्लेटफॉर्म किसने दिया, वो था पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। और जाहिर सी बात है, आज आप जिस भी हमारे जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं, जब आप उनको, हम भी अपने शो में जब भी बुलाते हैं बड़े बड़े नाम, तो वो सबसे पहले उनसे जब आप पूछते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की, तो पहले लफ्ज होता है पाकिस्तान टेलीविजन। एब्सोल्युटली। आज हम इसी सफर से मुतालिक भी बात करेंगे, जिस तरह से सफर आगे बढ़ रहा है उस पर बात भी करेंगे। ये बहुत अच्छा होता है कि सवाए यानी सिर्फ ये कि आप उसे चैलेंज ना करें, आप ये समझें भी कि अब कितना बदलाव आ चुका है और अब क्या हो रहा है। क्योंकि हम कहते हैं ना, टीवी जरा मध्यम हो गया है, चीज़ें फ़ोन में चली गई हैं, लोग अब रील्स या शॉर्ट कंटेंट देखते हैं, टेलीविज़न लोग थोड़ा सा हट गया उससे। बट स्टिल अगर आप कंपेयर करें आज भी टेलीविजन को या सोशल मीडिया को या कंटेंट से, तो आप देखते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल कंटेंट होता है वो टेलीविजन पे नजर आता है, हमें अनफिल्टर्ड कंटेंट हमें जरा दूसरी साइड पर नजर आ रहा होता है। सो जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, जिस तरह सकाफत का अमीन रहा है पाकिस्तान टेलीविजन या टेलीविजन की हम बात करें, इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। हारून शुएब ने हमें ज्वाइन किया, फिल्म क्रिटिक है, हमेशा उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी के साथ आप भी और हम भी सब बड़े हो रहे हैं बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ही। और टेलीविजन का जो अगेन एक रोल है ना शुएब,
वो ये है कि इंसानी जो तारीख है और जो सिविलाइजेशंस हैं, और सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद बात नहीं है, पूरी दुनिया में हर मुल्क के लिए, हर कौम के लिए जो उनका टेलीविजन है वो एक बड़ा सेंट्रल किरदार अदा करता है, क्योंकि वो आपकी मेरी फैमिली का एक मेंबर होता है। वो घर में लगा होता है, हर वक्त बोल रहा होता है, हमें बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमारी कॉन्वर्सेशंस का बिल्कुल वो हिस्सेदार है, और हर इंसान उससे अपने तरीके से एसोसिएट करता है। 1920 में की दिहाई जो थी वो दिहाई थी जब लेबॉर्ट्री से निकल के टेलीविजन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में आया, और इंग्लैंड में आया, और मेरे ख्याल में 1920 में इंग्लैंड के बाद अमेरिका और फिर जर्मनी, इन लोगों ने, इन कौमों ने बहुत लीड ली इसमें। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे जो आज हम मना रहे हैं, बेसिकली ये वो पूरी हिस्ट्री है जो 100 साल पे मुहित है। और देखिए 100 साल के अंदर अंदर आप फनकारों की बात कर रहे हैं जो टेलीविजन के साथ जुड़े और फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में, मैं तो चैनल्स की, मैं प्लेटफॉर्म्स की, मैं मीडिया की बात करता हूं। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, हमारे पास ऑनलाइन कंटेंट मौजूद है, हमारे पास प्राइवेट चैनल्स हैं, हमारे पास बेइंतहा कंटेंट है, लेकिन उस सब का जो माखज है, जिसको कहते हैं ना, उसका रूट्स जो हैं वो जाके टेलीविजन से जुड़ती हैं। और वो पाकिस्तान टेलीविजन की बात नहीं खाली कर रहा, अगेन पूरी दुनिया में यही ट्रेंड रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है टेलीविजन की तारीख जी। और फिर जब पाकिस्तान में आया 1960 की दिहाई में, 64 में, और इत्तेफाक की बात यह है कि कुछ ही दिन बाद सालगिरह भी आने वाली है पीटीवी की, तो पीटीवी लाहौर सेंटर से इसका आगाज हुआ, एक सेंटर बनाया गया, असलम अजहर साहब पहले जनरल मैनेजर बने। और क्या वो आलम होगा, मैं तो सिर्फ इमेजिन कर सकता हूं कि जब लोगों ने देखा होगा कि एक डब्बा है जिसको मैजिकल बॉक्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसके अंदर चलती फिरती तस्वीरें, लोगों का अक्स नजर आ रहा है। तो रेडियो जो था, जो वन डायमेंशनल किस्म की आपको इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन दे रहा था, जहां सिर्फ आवाज के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता था, वहां पे फिर विजुअल्स नजर आना शुरू हो गए। और आपको ब्लैक एंड व्हाइट थे उस वक्त, लेकिन ये है कि फिर भी आपको चिड़िया उड़ती हुई, जानवर भागता हुआ, इंसान बोलता हुआ नजर आ रहा था। टाइम भी कितनी बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत वेरी बड़ी बात फैसिनेटिंग, वेरी फैसिनेटिंग। आई कांट इमेजिन कि उसने कल्चर को किस तरह रेवोल्यूशनाइज किया उस वक्त, और घर घर पहुंच गया। और वो जमाना भी घर घर क्या, हर घर में होता भी नहीं था उस टाइम पे टीवी। बिल्कुल बिल्कुल, वो मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर, हमारे बड़े हमें ये बताते हैं कि एक पूरे मोहल्ले में एक टीवी होता था, और जिसके घर में टीवी होता था समझा जाता था कि वो बड़ा इलीट, अब वो इलीट क्लास में, हाँ, ऐसे ही मैंने वो वक्त देखा जी। 5 बजे पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात शुरू हुआ करती थी। उसमें जो है वो पहले इकरा आया करता था, एक प्रोग्राम था मजहबी, जिसमें तलावत बच्चों को सिखाई जाती थी, कायदे से लेकर कुरान पूरा पढ़ाया जाता था, नाजरा। और फिर उसके बाद आखिरी प्रोग्राम होता था बसीरत। उससे पहले एक राग रंग का प्रोग्राम आया करता था, क्लासिकी मौसीकी का। 8 से 9 बजे की जो स्लॉट थी वो सेट थी फॉर ड्रामा, और हर सेंटर का ड्रामा रोज एक रात को जो था फैमिली इंटरटेनमेंट का या फैमिली टाइम एक वो हुआ करता था। सारे काम घर के खत्म कर दिया करते थे और एक जगह पर बैठकर पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे, इस तरह से टीवी ने कनेक्ट किया तमाम। क्या क्या ड्रामे दिए पाकिस्तान टेलीविजन ने जी। आप लोग अभी बात कर रहे थे कि जो भी मीडिया का लैंडस्केप है आज पाकिस्तान में, उसकी बुनियाद जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन ने रखी है। चाहे वो फनकार हों या कंटेंट क्रिएटर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, टेक्नीशियंस हों, जो कैमरे के पीछे इतना कुछ हो रहा होता है जो कि शायद नाजरीन को उस तरह नजर नहीं आता। तो वो जो है वो सारे अपनी जो है वो इब्तिदा पाकिस्तान टेलीविजन से ढूंढ सकते हैं। और मुझे याद है कि मेरी बहन की शादी थी और मेहंदी वाला दिन था, और उस दिन तन्हाइयां की आखिरी किस्त आनी थी। तो उन्होंने, लड़के वालों ने हमें कहा कि जी देखें, हम तो नहीं आ सकते 9 बजे से पहले, जब ड्रामा खत्म होगा आखिरी किस्त हो जाएगी उसके बाद हम आएंगे। तो और उन दिनों में आपको पता ही है कि लोग जल्दी सोने के आदी थे। इसको माइंड भी नहीं किया होगा हम सबने कहा कि हम भी ड्रामा देखेंगे, आप भी देख कर आना, देख के ही आइएगा। हमारा बचपन जो हमें याद है, क्या अल्फा ब्रावो चार्ली लगता था, ऐनक वाला जिन लगा करता था। हाँ। अच्छा, अब ये वाले जो ड्रामा थे, इनके लिए हम ऐसे इंतजार करते थे ना कि वो जो कहते हैं ना कि एक वक्त था, और वो सब क्योंकि लाइव टेलीविजन चलता था, ये स्मार्ट टीवी का और ये ऑनलाइन कंटेंट देखने का, मोबाइल फोन्स का ये रिवाज ही नहीं था, मौजूद ही नहीं थे। तो उस वक्त तो जो था ना, वो सड़कें वाकई सुनसान हो जाया करती थी। वारिस जो ड्रामा था हमारा, क्या खूबसूरत ड्रामा, उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो आया करता था तो उस वक्त वाकई लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी सड़कें खाली हुआ करती थी। लोग जो थे वो अपने घरों में बैठकर ड्रामा देखते थे, उसके बाद खबरें सुनते सुनते खाना खाया जाता था। तो एक रूटीन थी पूरी फैमिली की
जो कि साइकिल अराउंड पाकिस्तान टेलीविजन की जो प्रोग्रामिंग थी उसके साथ साथ चलता था। अब बच्चों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाया जाता था, और अब मुझे लगता है कि वो एक कमी डेफिनेटली है। चाहे वो हम प्राइवेट चैनल्स की बात करें या ऑनलाइन कंटेंट की भी बात करें, बच्चों के लिए अच्छा हेल्दी कंटेंट जो कि उनको फैसिनेट भी करे बट एट द सेम टाइम उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे, वो जो है वो अब मुझे नजर नहीं आता। ये आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि ठीक है, ड्रामे में तो हम देख रहे हैं स्टिल बहुत अच्छे ड्रामे हमारे बन रहे हैं, पीटीवी भी और प्राइवेट चैनल्स पे भी बन रहे हैं। बच्चों के मामले पे आज भी हमारे बच्चे मोस्टली रिलाई कर रहे हैं जरा इंटरनेशनल कंटेंट पे, बिल्कुल, और हम उसमें कहीं कमी रह जाती है। बिल्कुल, क्योंकि एक जो कौमी तशख़्ख़ुस पीटीवी ने बनाया, चाहे वो लिबास हो, आप देखिए कि हमारा जो फैशन होता था, मुझे याद है कि वो हम देखते थे, जावेद शेख साहब ने अपने जब हीरो जमाना था उनका अनकही हो, तो उसमें कि जावेद शेख ने क्या पहना हुआ था, कॉलर कितने लंबे थे, पैंट कैसी थी, खवातीन के लिए जो है इसी तरह मरीना खान और शहनाज शेख साहिबा के जो ड्रेसेस हुआ करते थे वो बड़ी इंस्पायरिंग होते थे। हेयर कट बड़े पॉपुलर हो जाते थे, बहुत फेमस हो जाते थे वो वाले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रेंड पे जाना शुरू बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो थी वो चीजें जो हैं वो हम सबकी याददाश्तों का हिस्सा हैं, हम सबकी मेमोरीज में। तो वो एक मैंने कहा ना, जिस तरह कौम बनाने का एक जो जज्बा होता है, वो पाकिस्तान टेलीविजन ने आई थिंक वो एक बाइंडिंग फोर्स का किरदार बड़ी खूबसूरती से अदा किया है ओवर द इयर्स। फिर म्यूजिक को आप देखें कि पाकिस्तान का म्यूजिक जो है, अगेन ड्रामों के साथ साथ एक और जिस फील्ड में हमने बहुत एक्सेल किया है वो हमारा म्यूजिक है। और म्यूजिक में हमने किस खूबसूरती से पाकिस्तान टेलीविजन ने जो है वो अच्छा म्यूजिक प्रोजेक्ट किया और ट्रेंड्स को फॉलो किया। आप ये देखिए कि हम आज बात करते हैं कि जी बड़ा एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक है, मॉडर्न म्यूजिक है, पॉप म्यूजिक हो, यू नो ये यूथ का जो म्यूजिक है वो भी पाकिस्तान टेलीविजन ने बड़े खुले दिल से अडॉप्ट किया। कितने बड़े बड़े नाम यंग तरंग मुझे याद आता है, बिल्कुल म्यूजिक के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल, शेखी साहब आया करते थे, आलमगीर हुआ करते थे, नाजिया हसन साहिबा जो थी वो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ एसोसिएटेड रही। इसी तरह आप बॉय बैंड्स देखें जो भी पाकिस्तान में आए, उन्होंने अपना आगाज पाकिस्तान टेलीविजन से किया। तो म्यूजिक के अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और फिर आर्काइविंग, ये एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री का, कि अच्छा म्यूजिक, अच्छा कंटेंट, पाकिस्तान का जो विरसा है उसे महफूज रखा, वो महफूज किया है। अभी तो कई सालों बाद में नुसरत फतेह अली खान के नए मैडम नूरजहां को सुनना हो, नुसरत फतेह अली खान को सुनना हो, मेहदी हसन साहब को सुनना हो, किसी अच्छे बड़े आर्टिस्ट की आवाज अगर आपको चाहिए तो वो पाकिस्तान टेलीविजन के खजाने में मौजूद है। कितने फेमस सॉन्ग्स ऐसे हैं जो हम सुनते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो जो प्रोडक्शन थी वो गाने बने ही इस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, अब वो मुझे लॉन्ग गवाचा याद आ गया मुसरत नजीर साहिबा का। मुझे याद है वो प्रोग्राम जब आया था तो हम सब देख रहे थे, इतनी खूबसूरत ग्लैमरस खातून, इतना कैची सॉन्ग, और फिर वो सॉन्ग ऐसा पॉपुलर हुआ कि वो जो है वो अब आज के बच्चे भी लॉन्ग गवाचा को जानते हैं। अभी पिछले दिनों में देख रहा था, एक टैलेंट शो हो रहा था, उसमें वो बच्ची जो थी वो ये गाना गा रही थी, तो मैं देख रहा था कि मतलब ये गाना आज भी रेलेवेंट है इसी तरह ही। तो ये खूबसूरती है जी उस आर्ट की, उस कंट्रीब्यूशन की, उस क्रिएटिविटी की जो पीटीवी दिखाता रहा है। इसी तरह मजहबी प्रोग्रामों की आपने बात की, स्पोर्ट्स एक बहुत अहम शोबा रहा है, और पाकिस्तान टेलीविजन पूरे खित्ते में नहीं दुनिया में उन टेलीविजन चैनल्स में रहा है जिन्होंने स्पोर्ट्स की कवरेज, लाइव कवरेज में हमेशा एक स्टेप आगे रहे हैं। पाकिस्तान ने जब लाइव कवरेज दिखानी शुरू की स्पोर्ट्स इवेंट्स की ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, तो उस वक्त इस खित्ते के दूसरे टेलीविजन चैनल दूसरे मुल्कों में लाइव स्पोर्ट्स नहीं दिखा पा रहे थे। तो पाकिस्तान के टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी, जो हमारे टेलीविजन चैनल्स थे, जिस तरह हमारा नेटवर्क फैला है, और आप देखिए कि विद इन 4-5 ईयर्स 64 में लाहौर में जब ये छोटा सा एक सेटअप लगा था पाकिस्तान टेलीविजन का, विद इन 4-5 ईयर्स क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और ढाका उस वक्त, यू नो, तो सब ये टेलीविजन चैनल्स विद इन 5 ईयर्स एस्टैब्लिश हो चुके थे। और पीटीवी स्पोर्ट्स की आप बात करें, पीटीवी स्पोर्ट्स अभी तक सबसे टॉप स्पोर्ट्स के चैनल्स में वो कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल, और उसकी ऑडियंस, मतलब हमें जब देखना हो कि अच्छा लाइव मैच आ रहा है, पीटीवी स्पोर्ट्स लगा। अच्छा, फिर न्यूज की बात करते हैं थोड़ी सी। अब हम देखते हैं कि मंजरनामा काफी बदल गया है, न्यूज कवरेज का स्टाइल बहुत बदल गया है, उसकी चलाना बहुत आम हो गया है, एडिटोरियल पॉलिसीज बदल गई हैं। बिल्कुल, इट्स फाइन। मुझे लगता है कि दौर के साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं क्योंकि आपकी ऑडियंस चेंज होती है। हाँ, वो सनसनी पे मैं बिलीव नहीं करती, आई टोटली एग्री कि सनसनी नहीं फैलानी चाहिए, बट अंदाज और सभी यार्ड स्टिक देखें ना, अगर आप जो डिसेंसी की यार्ड स्टिक पीटीवी ने बना दी है,
अभी भी अगर जो अच्छे बोलने वाले हैं, अच्छे खबर सुनाने वाले हैं, जिनकी बात सुन के आपको लगता है ये क्रेडिबल बात कर रहा होगा, वो वही स्टाइल फॉलो करेंगे जो कि पाकिस्तान टेलीविजन ने सेट कर दिया है। और बाकी जो चीखना चिल्लाना है वो एंटरटेनमेंट वैल्यू तो उसकी होगी, लेकिन क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी और उसके ऊपर बिलीवेबिलिटी, ये चीजें जो खबरों के लिए बहुत अहम हैं, वो फिर पाकिस्तान टेलीविजन ने पाकिस्तान में कम से कम उसका स्टैंडर्ड जो सेट किया है वो आज तक वही फॉलो हो रहा है। और ये अगेन गोइंग बैक टू द एडवेंट ऑफ टेलीविजन ग्लोबली, बीबीसी ने, क्योंकि ये सबसे पहले बीबीसी ने ये सर्विस शुरू की और बीबीसी जो पहला टेलीविजन नेटवर्क था वो एस्टैब्लिश हुआ, तो वहां से मेरे ख्याल में ये पड़ गई थी कि जब टेलीविजन खबर सुनाएगा, चाहे वो किसी भी मुल्क में होगा, तो वो टेलीविजन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सुनाएगा, पूरी फैक्ट चेकिंग से सुनाएगा, और उसके अंदर जो है वो अगेन लोगों को इन्फॉर्म करना वो ज्यादा अहम होगा बजाय इसके कि ओपिनियंस उसमें दिए जाएं। तो वो जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन ने भी अडॉप्ट किया, और क्या खूबसूरत खूबसूरत नाम टेलीविजन न्यूज़कास्टर्स जो कि रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन के साथ एसोसिएटेड, चाहे वो उर्दू की बात करें या अंग्रेजी की बात करें। और इनफैक्ट आज भी उनकी अगर किसी ने सीखना हो तो उनके पुराने क्लिप्स निकाले जाते हैं, चाहे वो अंग्रेजी का तलफ्फुज़ हो चाहे उर्दू का तलफ्फुज़ हो, कोशिश ये होती है कि उन्हीं की तरह बोलने की कोशिश की जाए और जिस तरीके से उनकी अदायगी है वो अदायगी। और फिर वही चीजें जो है वो जाहिर है घरों में भी सुनने को मिलती हैं, वही जबान, वही लहजा, वही अल्फाज, वही तहजीब, वो जो है वो आपको घरों में भी सुनने को मिलती है। और फिर आप देख रहे हैं कि अगर हम उसको छोड़ते हैं या उससे मूव अवे करते हैं तो फिर उसके असरात माशरे पे भी पड़ते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान टेलीविजन ने वो एक बहुत अहम किरदार अदा किया, और अब माशाल्लाह जो है वो एक बुके है पाकिस्तान टेलीविजन का। अब तो अंग्रेजी जो है वो भी चैनल हम देखते हैं, ट्रांसमिशंस आ रही हैं, चैनल्स बढ़ गए हैं, नीश चैनल्स बन गए हैं, ग्लोबल भी है, रीजनल चैनल्स भी हैं। तो बहुत खूबसूरत एक सफर रहा है पाकिस्तान टेलीविजन का और टेलीविजन का पाकिस्तान में। और अब जब हम देख रहे हैं कि प्राइवेट चैनल्स भी खुल गए, तो वो जो सबीन शुरू में कह रही थी कि वो सारे जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन को एज ए नर्सरी लेकर चल रहे हैं, और अब हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होता है। ड्रामा पाकिस्तान का जो है वो पूरी दुनिया में माना जाता है। इसी तरह म्यूजिक की मैंने बात की, इसी तरह चाहे वो रिपोर्टिंग हो, स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग हो या करंट अफेयर्स की रिपोर्टिंग हो, उसके अंदर जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी अब नजर आता है। हारून, अब पिछले चंद सालों से जब से हमने देखा सोशल मीडिया एंड देन स्मार्टफोन्स एंड एवरीथिंग, सो एक राय कायम होना शुरू की टेलीविजन इज डाइंग डाउन। अभी भी हम किसी महफिल में बैठे कहते हैं आप कुछ और सोचना शुरू कर दें, टेलीविजन तो अब बस खत्म होता जा रहा है। लोग डराते हैं ना, लोग डराते हैं। द पॉइंट इज बीबीसी इज वर्किंग, यस, जिसका आगाज हुआ वो चल रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं। पाकिस्तान के चैनल्स है बेहतरीन चल रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल है जो कि बहुत अच्छा है कि आप अपना टेलीविजन के साथ भी हैं, आपने पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खड़े किए हुए हैं। बिकॉज मैं पहले भी जिस तरह कहा ना कि टेलीविजन पे रिस्पॉन्सिबल कंटेंट है, वहां पे चेक एंड बैलेंस है, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहां पे आप देखते हैं कि अच्छा कौन है, क्या बात कर रहा है, क्या चीज सेंसर होनी है, क्या नहीं होनी, पैरामीटर्स हैं जी। सोशल मीडिया अनगाइडेड, वहां तो जिसका दिल किया वो आया, माइक उठाया, टेलीफोन ऑन किया, जो दिल में आया बोला, जिस पे चाहे इल्जाम लगा दिया, तहकीकात की कोई जरूरत ही नहीं उससे पेश आती। सो यहाँ पे आई थिंक हमें सबको ये महसूस करना पड़ता है कि नहीं, टेलीविजन इज हियर, बिल्कुल रेलेवेंट हैज टू बी हियर, बिल्कुल रेलेवेंट है, अब आज भी रेलेवेंट है। और जिस तरह आपने कहा कि उसके अंदर जो एक चीज है ना जो हम सब की शायद घुट्टी में डाल दी गई है, वो है थोड़ी सी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि जो बात आप करने चाह रहे हैं, जिस बहुत सारे लोग सुनेंगे इस मीडियम के थ्रू, उसका असर वो लोग क्या लेंगे। तो ये जो पाकिस्तान टेलीविजन की और टेलीविजन एज अ मीडियम जो इसकी एक घुट्टी में पड़ी हुई है ना ये बात कि आपने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मीडियम को इस्तेमाल करना है, वो शायद अब जो सोशल मीडिया या फ्री मीडिया जिसको आप कहते हैं उसमें शायद वो चीज नहीं रही।